अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान खालिद क्यूम और आसिम नसीर के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस हस्ब मामूल हमारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आए और प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतर दिन साबित हो। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह अपने अखबार में कवरेज दी, किस तरह डिस्प्ले दिया, ज़रा एक नज़र डालते हैं। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए वजीर आजम की तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड डायलॉग की पेशकश। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान रोशन हो गए और BJP तर्जमानों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के एहतजाज को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पे डिस्प्ले किया है। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी है, मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग, तमाम स्टेक होल्डर्स तय करें, कोई भी हुकूमत आए, मईशत, सेहत, तालीम, ज़राअत की पॉलिसीज जारी रहें, कोई इन शोबों में सियासत ना करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ। रोजनामा जंग ने वजीर आजम की तजवीज़ को नुमाया तौर पर शाया किया। मुल्क की मसाइल, ग्रैंड डायलॉग जरूरी, कर्जे पर मुल्क कब तक जिंदा रहेगा, तरक्की और खुशहाली के लिए जाती अना को मारना होगा। वजीर आजम। रोजनामा एक्सप्रेस ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया, मुल्क आगे ले जाने के लिए ग्रैंड डायलॉग जरूरी, वजीर आजम शहबाज शरीफ। इसी खबर को रोजनामा नवाए वक्त ने अहमियत दी, 1.5 माह का हिसाब देने को तैयार, 3.5 साल का कौन देगा, मुल्क आगे ले जाने के लिए ग्रैंड डायलॉग जरूरी, वजीर आजम शहबाज शरीफ। रोजनामा नई बात की सुर्खी मरियम नवाज के बयान से मुतालिक है, इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगी, नायब सदर नून लीग। रोजनामा खबरें की सुर्खी के अल्फाज हैं, FATF इजलास, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान रोशन। रोजनामा दुनिया ने BJP तर्जमानों के गुस्ताखाना बयानात पर मुस्लिम ममालिक के रद्द अमल को हाईलाइट किया। भारत में तौहीन रिसालत, मुस्लिम दुनिया में गम गुस्सा, BJP तर्जमानों के गुस्ताखाना बयानात पर कतर, कुवैत, ईरान में सफीरों की तलबी, इंडियन मसनूआत का बाइकआउट, जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान। इंग्लिश अखबार डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, PM शहबाज ऑफर ग्रैंड डायलॉग टू स्टेक होल्डर्स। द नेशन की मेन स्टोरी है, PM स्ट्रेसेस फॉर ग्रैंड डायलॉग फॉर नेशन टू प्रोग्रेस। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, ऑडियो लीक लिंक्स बुशरा बीबी टू 3 कैरेट डायमंड रिंग, PMLN। डॉन अखबार ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी, PM सुजेस्ट ग्रैंड डायलॉग अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। एक नजर डालते हैं जी रनडाउन पे। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स में ग्रैंड डायलॉग वक्त की जरूरत, वजीर आजम शहबाज शरीफ। भारत में तौहीन रिसालत पर मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द अमल और गम गुस्सा। तवानाई बहरान, सितंबर तक बाजार और मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़। FATF इजलास, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा 92 का इदारिया नैब और इलेक्शन बिल पर सदारती एतराज़ात, जबकि रोजनामा डॉन में डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा का कालम है कॉस्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है शेम ऑन BJP। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक छोटी सी चीज़ है वो शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और मैं चाह रहा था कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक भी पहुँचे। देखें, जो पानी का बुरान है, हम बहुत अरसे से शफीक साहब इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये बुरान बाकायदा एक शिद्दत इख्तियार करते जा रहा है और आप देखें कि तरबेला, मंगला डैम्स आबी ज़खायर जो हैं उसमें 97% कमी हुई है खालिद साहब, और ये 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। फिर ये कि 1.5 माह से जो खाली मंगला में पानी ना होने के बराबर है और सूबों को भी 50% की पानी की कमी का सामना है। दरिया चेलम, चनाब इस सबसे ज़्यादा इस टाइम मुतासिर है और जो रबी सीज़न है उसके लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा। ये अरसा की खौफनाक रिपोर्ट है। एक अरसे से शफीक साहब हम इस पर बात कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में भी बात की है कि जो पानी का बहरान है वो आने वाले दिनों में शिद्दत इख्तियार करेगा। अभी 3-4 दिन पहले भी आपको याद होगा हमने पानी पे बात की थी और मैंने कहा था खाकम बदहन अल्लाह अपना रहम रखे कि हम खुश साली की तरफ बढ़ रहे। तो बेहतर यही है कि हम मन हसूल कौम इस तरफ तवज्जो दें और ना सिर्फ तवज्जो दें बल्कि इसके लिए अभी से हम काम करेंगे तो कहीं जाके हम इस काबिल होंगे कि पानी का जो ये बहरान खौफनाक हद तक बढ़ा है
ये किसी तरह रुक सके। साहब, एक तरफ तो हमें मौसमियाती जो तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं उनसे पानी का मसला जो है बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जारहियत जो है, आबी जारहियत जिसको हम कहते हैं, उससे भी जो है हमें बहरान का, पानी के बहरान का सामना। लेकिन ये कि वो अब आबी जारहियत अपनी जगह पे, लेकिन भारत हमें डैम बनाने से तो शफीक साहब नहीं रोकता ना। हमें अगर हम आपस में मिल के तय कर लें कि हमने पानी को ज़ख़ीरा करना है, 60% पानी जो है वो दरियाए सिंध का ज़ाया हो जाता है। आज मियां मंशा साहब ने भी यही उन्होंने एक टीवी पे अपने इंटरव्यू दिया, कहा कि भाई आप बड़े फैसले करें, डैम बनाएं, कालाबाग डैम बनाएं, सबको एतमाद में लें। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आप वो कहते हैं ना कि उनको सिंध का पानी रुक जाएगा, उसको आप हाइडल बिजली पैदा करने के लिए लगा दें, आगे नहरें ना निकालें आगे। बिल्कुल सोल्यूशन है अगर ये कोई पोजीशन साथ दे तो। इसमें अगर देखें हम थोड़ा सा करें ना, हम लोगों को के अंदर भी, अवाम के अंदर ये आगाही लेके आए कि यार हम जो पानी को ज़ाया कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में पार्क्स में लगा दिया, घर के लोन में लगा दिया, हमें उस पानी की वेस्टेज को भी रोकना होगा। उससे ही हम इस ये जो गंभीर प्रॉब्लम जो आ रही है और हमारे मुस्तकबिल के लिए जो आ रही है, ये उससे हम उस पर काबू भी पा सकते हैं। ठीक है। और जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ी है ना शफीक साहब, वो भी पानी के ज़खायर पे असरअंदाज होती है कि वो पानी वो होके भाप बन के जो है वो तहलील हो जाता है। ये भी एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो आप कह रहे हैं कि, और हम सब कह रहे हैं कि हमें इन कौमी मसाइल के ऊपर मिलकर काम करना चाहिए। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एग्जैक्ट यही बात की है, और वो कहते हैं कि तमाम मसाइल का जो हल है वो ग्रैंड डायलॉग में है, और तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अना से बाहर आएँ, आके बैठें, बात करें, मुल्क के वसाइल पे बात करें। पाकिस्तान जितनी तेज़ी से मुश्किलात की जानिब बढ़ रहा है और हमसे करे, तो उसमें ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अनाओं के खौल से बाहर निकलें और निकल के डायलॉग करें। राणा साहब को याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ओथ लिया था, उस दिन के प्रोग्राम में हमने यही कहा था कि कौमी हुकूमत बना लें जिसमें तमाम स्टेक होल्डरों को ले आएँ और तमाम लोग सीरियस हों, हमें जिन मसाइल का सामना है वो भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ा अफरेद बन जाएगा। आज कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आए ग्रैंड डायलॉग करें। अब इसमें किसी को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत में तो 12-13 पार्टियाँ हैं ही, लेकिन अब पीछे रहती PTI और काफ लीग। अब उन्हें, अगर वो पाकिस्तानी हैं, अगर कोई चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों, परवेज़ इलाही साहब आए दिन बयान देते रहते हैं कि लोड शेडिंग हो गई, फलां हो गया, पानी कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मईशत, IMF, FATF का जिक्र करते रहते हैं। यही अपना किरदार जो है PTI के लोग भी करते हैं। तो आप बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा कि आप बाहर आ जाएं अपने खौल से, अपनी इंडिविजुअलिटी से बाहर आ जाएं और आप पाकिस्तानी बनकर सोचें। और ये इसमें ये नहीं कि सिर्फ अपना सियासतदान, इसमें तमाम स्टेक होल्डर, शायद खकाना भाई साहब ने कहा है कल की TV प्रोग्राम में, इसमें तमाम स्टेक होल्डर आ जाएं, इसमें आर्मी के लोग भी आ जाएं, इसमें अपना आपके मीडिया के लोग भी आ जाएं, इसमें जुडिशरी के लोग भी आ जाएं, क्योंकि मसला पाकिस्तान का है, मसला पाकिस्तान की बका का है। ये PTI या कोई पोलिटिकल डिवाइड का मसला नहीं है कि नून या पीपल्स पार्टी या फलां पार्टियाँ। इस वक्त मसला आ गया पाकिस्तान की बका का। तो सब पार्टियों को, अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो सब छोड़ के आएँ, बैठें, टेबल बैठें और ऐसा कोई सोल्यूशन निकालें। मेरी तो तजवीज़ ये है कि आप इलेक्शन होते रहते हैं, आप 2 साल के लिए एक माशी पैकेज करें, एक माशी COD अपना चार्टर ऑफ मईशत करें और उसमें बैठ के सारे हिस्सा डालें। इसमें ये ना करें कि मैं नहीं मानता, मैं बाइकाट, मैं नहीं आती, ये इससे बाहर आ जाएं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल चाहते हैं और सही सच्चे पाकिस्तानी हैं, तो आए फिर सब साथ बैठें, कोई सोल्यूशन निकालें और ये अपनी सियासत से बाहर आ जाएँ, उसकी मुखालफत उससे बाहर आ जाएँ और पाकिस्तान को सोचें। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा बन के सोचा है, बड़ा बन के कहा है कि उन्हें नज़र आ रहा है आगे क्या प्रॉब्लम है, और अकेली एक पार्टी या हुकूमत वो नहीं कर सकती, सबको उसमें शामिल होना चाहिए। और सबसे मैं जोर दूंगा, इमरान खान साहब को अपनी अनार के खौफ से बाहर आना चाहिए और बैठे डायलॉग करें और पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। बिल्कुल ठीक है। एक रिपोर्ट देखते हैं जी, कल वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, उसके बाद आसिम नसीर साहब की तरफ चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं
मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है। लाहौर में इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि अच्छे लोग किसी भी हुकूमत के साथ काम करें तो उसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। हमें अपनी पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद में फैसले करने होंगे। कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए जाती अना को मारना होगा। अपनी जात से फिर हमें अपना बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। किसके लिए? इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए। वजीर आजम का कहना था कि सेहत और तालीम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। मईशत का पहिया चलाएंगे। कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि कौमें सब बंदी और प्लानिंग से बनती हैं, जिसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज़म, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट की, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि इस जुमले के अंदर ना हमारे आने वाले दिनों की असल कहानी और कौमी बका है। वो कहते हैं कि कर्ज पे चलने वाला मुल्क कब तक ज़िंदा रहेगा। इसके लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। कब तक हम इसी तरह कर्ज लेके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। देखें, मैं तो हम एक जब से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का चला और जो कुछ वो करते रहे, तो एक ही चीज़ पर हमारे पूरा पैनल मुत्तफिक भी था कि एक नेशनल आपका डायलॉग होना चाहिए, एक वसीतर कौमी मुफाद में बात होनी चाहिए और जो तमाम हमारे इदारे हैं उन तमाम को एक सफ़र पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हुकूमत के ऊपर अवाम को, सरमायाकारों को एतमाद नहीं होगा, तब तक ये मसाइल जो है वो ठीक होने की बजाय मज़ीद जो है वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा है उसकी इकॉनमी किस तरह पनपेगी, किस तरह फ्लोरिश करेगी और आगे की तरफ जाएगी। तो वो तो पहले अपने कर्ज़ों को रीशेड्यूल कराने के ही मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी का दो चार है और जो तमाम सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस वक्त देखिए, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब के अंदर और इमरान खान साहब की वसीतर पाकिस्तान के मुफाद में उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आए। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक पेशकश एक मतलब फिर की है, जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त उन्होंने तब भी बात की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। अब वो कह रहे हैं कि आए हम वसीतर एक नेशनल डायलॉग कर लें। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो अपोजिशन में है, अब वो हुकूमत में नहीं है, अब उन्हें अपोजिशन का किरदार बेशक अदा करें, लेकिन आप वो पार्लियामेंट में भी आए और बैठ कर उनकी जमात बात करें। जो तमाम हमारे दीगर अदारे हैं, रियासी अदारे हैं, वो भी इसके साथ ऑन बोर्ड हों। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके अंदर फ़ौज और अदलिया को भी हम इनवाइट करेंगे ताकि मिलकर जो पाकिस्तान का एक जो रियासती ढांचा है उसके ऊपर बात हो सके। और जो इस वक्त एक पेज की बात है ना, देखें तमाम अदारे, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर होंगी तो उसका ही पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा। और ये सब जितनी सियासी जमातें जो सियासत कर रही हैं वो अवाम की खिदमत के लिए कर रही हैं, अपना तो किसी का मोटिव नहीं है। अगर वो अवाम की खिदमत की बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि हम अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, वो चाहे इमरान खान साहब है, शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान है, इन तमाम का यही है ना मैंडेट थे अवाम का इनके पास। तो अगर ये अवाम की बात करें तो आए आगे आके। अब अगर आपको हुकूमत वक्त आपको कह रही है कि डायलॉग करें, माजी के जो 3.5 साल हुकूमत रही वो तो डायलॉग की बात ही नहीं करती थी। उनकी बयान आप निकाल ले, उसमें होता था जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, इसे पकड़ो, इसे नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मीडिया को नहीं छोड़ा, उन्होंने जनाब किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ा। तो इशू ये है कि इस तमाम सूरत हाल में अगर हुकूमत चाह रही है कि हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाए, हम आसिम, मैं माज़िरत चाहता हूँ, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ लाइन में। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, कल वज़ीर आज़म साहब ने जो एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी अना के खौल से बाहर निकल के बैठना पड़ेगा। एक अच्छी तजवीज़ है, तो खाली ये तजवीज़ है या इस पर आप लोग कुछ अमल भी कर रहे हैं, यानी कोई कोशिश भी कर रहे हैं? ये तजवीज़ का मरकज़ तो बिलाशुबा पार्लियामान ही होगी, जहाँ
पूरे मुल्क से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के जहन में ये भी है कि जो मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान के आइन के तहत काम कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की हाकमियत में जिनका बड़ा अहम किरदार है, उन्हें भी फिर मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठ कर एक कम अज कम आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमें मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। उसमें पहला जो नुक्ता है वो तो बिलाशुबा ये है कि हमें जो भी हालात हों, हमें आईन पाकिस्तान की सरबुलंदी और अमलदारी को कायम रखना है, जो कि बुनियाद है पूरे मुल्क को आपस में जोड़ने की। दूसरे जो इश्यूज इदारों के साथ उठेंगे उनमें बहुत हद तक हमारी जो मईशत के इश्यूज हैं, जो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ इदारों के साथ मामलात होते हैं, वहां भी इसको देखना है। खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं जो दोबारा उठे हैं दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर, उस पर बैठकर देखना है। तो एजेंडा तो बड़ा फौरी तौर पर तैयार है और उस पर, लेकिन गुफ्तगू का जो स्ट्रक्चर है और किस फ्रेमवर्क के तहत ये होगी, इस पर अभी मजीद मुशावरत दरकार है। ठीक है खुर्रम साहब, अभी माजी करीब में नेशनल एक्शन कमेटी एक बनी जिसमें यही प्लान किया गया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक कौमी मंसूबे के तहत लॉक कर दी जाए कि इन पे सियासत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कल यही बात की कि जी मईशत हो, सेहत हो, तालीम हो, ज़राअत हो, इनको सियासत से बाहर रख दिया जाए और जो हुकूमत भी आए वो एक एजेंडे के तहत तो इनको कंटिन्यू करे प्रोसेस को। तो आप समझते हैं कि वो जो डायलॉग हैं वो दोबारा से इन पे जिंदा करने की ज़रूरत है? जी देखिए, इसमें जो मामलात को पूरी तरह सियासत से बाहर तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन बाद ऐसे मामलात हैं जिस पर सियासत, जो सियासी जमातों के जो रद्द अमल हैं उनकी वजह से जो कौमी एक मकासद और अहदाफ हम हासिल करना चाहते हैं उनमें अगर रुकावट नहीं तो उनमें ताखीर होती है, उनके ऊपर एक अवाम के जहन में सवालात उठते हैं। तो ये जरूर बात कोशिश हमें करनी है कि ऐसे इश्यूज के ऊपर, मईशत के मामलात के ऊपर या खारजा पॉलिसी के ऊपर, कि कम अज कम बैठकर बात की जाए। अगर कोई लेजिटिमेट गुफ्तगू हो सकती है या उसकी राय फर्क है तो हमें ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ राय को सुनना तो जमहूरियत का एक बुनियादी असूल है, लेकिन ये कि जो ऐसी पॉलिसीज हैं जिस पर अगर हम इत्तफाक कर लें सियासी जमातें, तो फिर इसके ऊपर दोबारा बार बार इश्यूज को दोबारा खोला ना जाए क्योंकि उससे मुल्क का वक्त जाया होता है। खुर्रम साहब, इन सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अपोजिशन से भी इस हवाले से राब्ते हैं और ये जो एक सॉफ्टनेस का मुजाहरा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किया जा रहा है, फ़राख दिली का मुजाहरा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि खाली लफ्जी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली शक्ल में भी आप इस समत बढ़ रहे हैं। देखिए, जमहूरियत में जो आपस में रवादारी और एहतराम तो कहीं किसी कानून में लिखा नहीं होता, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हमें तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम का एहतराम करना है, जिनका मैं भी एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, और इस बात का एहसास करना है कि अगर मुझे गुजरांवाला के अवाम ने वोट दिए हैं तो वो वोट उतने ही काबिल इज्जत है जितने मुल्क के किसी और हिस्से में पाकिस्तान के अवाम ने अपने नुमाइंदों को वोट दिए। एक्चुअली तो अवाम के एहतराम की बुनियाद है जिस पर हमें एक दूसरे की बात सुननी है और रवादारी कायम करनी। अच्छा सर, लोड शेडिंग के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इजलास किया उसमें शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लोड शेडिंग 2 घंटे तक लाएं। इज इट पॉसिबल ना हो कि हम इसको किसी तरह इस जिन को काबू कर लें लोड शेडिंग के? जी, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन मुझे तवक्को है और अल्लाह ताला अगर हमारी मदद करेगा तो अगले 2 से 3 हफ्ते में हम इसको 2 घंटे पर लाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, ये आप हमारे प्रोग्राम में एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि 2 हफ्तों में हम ले आएंगे 2 घंटे तक, इसका मतलब काम हो रहा है। कुछ हमें रुकावटें हैं, कुछ हमारे प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त फुली ऑपरेशनल नहीं है और इंशाल्लाह हाइडल भी जो है वो किक इन कर जाएगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म की जो हदायत है और उनकी जो तवक्को है उस वक्त पूरा उतरेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि FATF का इजलास में इम्कानात ये हैं
कि ग्रे लिस्ट से हम निकल आए। एक अच्छी खबर होगी कौम के लिए। तो क्या हमने वो जो जितने वो थे ऑलमोस्ट हमने उनके तमाम मुतालबात तो मान लिए हैं, अब आप समझते हैं कि जब वो इजलास होगा तो पाकिस्तान अपना मजबूत केस लेके जाएगा और एक अच्छी खबर लेके आएगा? खारजा पॉलिसी में तो बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं उनमें बहुत खराबियां, और चूंकि सफारतकारी का अंदाज ऐसा था जिससे बजाय ये कि मामला सुलझ थे, उनके अंदर तनाव आया मगरबी दुनिया से भी, मशरकी दुनिया से भी। तो अब की जो वसील बुनियाद हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम हुई है, उसका पहला मकसद यही है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी में मुख्तलिफ दरारें आई हुई हैं उनको भर कर अगर हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह फाटक में भी कामयाबी होगी, और आने वाले दिनों में दूसरे जो खारजा पॉलिसी के महाज है उस पर भी हमें कामयाबी इंशाल्लाह हासिल होगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे। खालिद साहब, जो खुर्रम साहब ने बात की है कि उससे तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर संजीदा है इस ग्रैंड डायलॉग के लिए, और इमरान खान समेत बाकी सियासी जमातों को भी वो चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे आएँ और आके बात करें पॉलिटिकल। राना साहब, देखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कौमी जो ग्रैंड डायलॉग है उसकी तजवीज़ मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही मौजूदा सूरत हाल में एक मस्बत जो है वो इकदाम उनकी तरफ से उठाया गया है। और इस तरह की तजवीज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब बतौर अपोजिशन लीडर भी जो हैं वो दे चुके हैं। पार्लियामेंट में उनका जो पहला खिताब था बतौर अपोजिशन लीडर, उसमें भी उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी जो है वो बात की गई। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की इस तजवीज़ का कोई मस्बत जो है वो जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए कि इस वक्त शफीक साहब हमें जो चैलेंजेस दरपेश है उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है अब वो हमारी मेशत का चैलेंज है, और मेशत जो है वो हमारी कौमी सलामती से जुड़ी हुई है। जो कौमी सलामती की नई पॉलिसी दी गई है उसकी बुनियाद जो है वो मेशत को करार दिया गया है, मजबूत मेशत को करार दिया गया है। और देखिए कि अगर हमारी मेशत मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी, तो हमारा जो दफा है फिर वो भी जो है वो मजबूत होगा, नाकाबिले तस्खीर होगा। और इस तरह मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब पीटीआई ने धरना दिया था शफीक साहब, तो धरना जो है उस वक्त खत्म हुआ था जब साने एपीएस हुआ था, और साने एपीएस के बाद फिर जो है वो पीटीआई पार्लियामेंट में भी आई थी। और उस वक्त जो दहशतगर्दी के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान जो आप बात कर रहे थे वो बनाया गया, उसमें फिर पीटीआई समेत तमाम मुल्क की छोटी बड़ी जमातें बतौर स्टेक होल्डर उसमें शरीक हुई। और अब भी जो है मैं समझता हूं कि पीटीआई को माजी की तरह जिस तरह इस्तीफे दिए थे और वापस पार्लियामेंट में आई थी, अब पार्लियामेंट में आना चाहिए और इस ग्रैंड डायलॉग की जो तजवीज़ है वज़ीर आज़म की उसका मुस्बत जवाब देना। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब। ये जो नूपुर शर्मा है ये भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है, और ये आ रही थी अरविंद केजरीवाल के सामने सॉरी गला मेरा थोड़ा सा वो हुआ। इसने जो घटिया हरकत की उसके बाद आलम इस्लाम में एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, और आप देखें कि कतर और कुवैत ने भारतीय सफ़ीरों को तलब किया, और अमान के मुफ्ती आज़म ने भारत के बाइकाट का ऐलान किया, फतवा दिया। बल्कि सऊदी अरब, बहरीन में भी भारतीय मसनूआत जो है उसका बाइकाट हो गया। पाकिस्तान तो जाहिर है हम तो इस के सबसे बड़े दाई हैं, तो आप समझते हैं कि ये मौका है पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर भारत का जो सेकुलर चेहरा बज़ाहिर उसने ओढ़ रखा है वो नंगा हुआ है, और अब ज़रूरत इस बात की कि इस बात को पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक दफ़ा लेके जाया जाए कि ये किस तरह भारत में बैठ के मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है। देखिए बिल्कुल, जब भी कश्मीर में मुजालिम होते हैं, कश्मीर में इंडिया जो अपना एडवेंचर करता है, रिसेंटली अपने एक लीडर को उन्होंने सजा दी, तो इस किस्म से के इशूज़ के तवज्जो उठाने के लिए दुनिया की और इंडियन अवाम की और कश्मीरी अवाम की वो ऐसी हरकतें करते हैं। अब ये बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, जो उन्होंने कहा उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन यह है कि वो उन्होंने ये ऐसा किया
और फिर उस पर अपना पूरी दुनिया सरापा एहतजाज होगी। आपको पता है कि साबका हुकूमत ने ये एक इस्लामोफोबिया के हवाले से यूएन में एक करारदाद की थी जिसको उन्होंने ऑन किया था और बाकायदा एक दिन मनाने का ऐलान किया। मेरा ख्याल है हमें पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर इसको यूएन में उठाना चाहिए कि भाई अगर आपके अपना जैसे इजरायली करते हैं, इजराइल अपने मज़हब के हवाले से करते हैं कि उनको आप कोई बात नहीं कर सकते, तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे जान हमारे बच्चे भी कुर्बान, तो हमारे लिए वो इसी तरह काबिल एहतराम है। हर नबी का एहतराम होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। अब देखें ये अपने इसको हम यूएन पे उठाना चाहिए। पूरी बड़ी खुशी की बात है कि पूरी जो अपना हमारी जो गल्फ स्टेट्स हैं वो सपोर्ट खड़ी हुई हैं और इंडिया के बाइकआउट की धमकी उन्होंने ऐलान किया है। और इसको हमें ना इसको वंस फॉर ऑल खड़े इसको इस मसले को हमें ख़त्म करना चाहिए और यूएन में ये इसको इशू उठाना चाहिए पूरी मुस्लिम उम्मा मिल के, ताकि वंस फॉर ऑल ये जो है ये इशू हो ख़त्म। और भारत तो आपको बीजेपी से और हिंदुत्व से क्या ले सकते हैं, वो तो ऐसी हरकतें करेंगे। और वो बस मैंने जैसे कहा ना कि वो जो असल मसाइल हैं उनकी तवज्जो हटाने के लिए ऐसा शोषण छोड़ते हैं, लेकिन हमें इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। हमें यूएन दूसरे फोरम पे इसको OIC दूसरे फोरम पे इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल। ताहिर रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर जो मुसलमानों के हवाले से बढ़ती हुई नफरत है, और अभी ताज़ा तरीन जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि वो जो औरत है नूपुर शर्मा की जानिब से जो हरकत की गई है उसमें पूरी आलम इस्लाम में एक रद्द अमल है। तो अब हम शफीक वान साहब से भी मैं यही बात कर रहा था कि इस बात को अब जाने नहीं देना चाहिए, बल्कि इस बात को एक दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर क्लियर करना चाहिए कि ये हर कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं से इस तरह की गुस्ताखी होती है और इसे हमें सख्ती से रोकना होगा, वरना ये तो ज़बानें इस तरह की गलीज ज़बानें खुलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिल्कुल ये पूरे आलम इस्लाम को एक हिकमत अमली बनानी है। और आपने देखा कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया और तौहीन नामूस रिसालत के मामले पे उम्मत को जमा किया है। OIC के प्लेटफार्म से भी इस पर कोशिशें हुई हैं, लेकिन बहरहाल एक जामे कानून जो है आलमी सतह का, जिसमें तमाम आसमानी मज़ाहिब और कुतुब और मुक़द्दसात की जो है तौहीन को जुर्म करार दिया जाए, उसकी ज़रूरत है। और उसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और हमें मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए। मैं ये भी अर्ज करूंगा कि जो इस वक्त आलम इस्लाम में बेदारी आई है और जिस तरह मुसलमानों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर इत्तेहाद और वहदत के साथ इस मामले को उठाया है, ये बेदारी जो है ये इंशाअल्लाह ताला खैर का सबब बनेगी। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब का कल का मौक़िफ़ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ वो पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी है, वो पाकिस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी है, वो दुनिया के हर अमन पसंद की तर्जुमानी है। और इसके ऊपर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ये हम सब का मसला है, ये पूरी उम्मत का मसला है। साहब क्या ही अच्छा हो कि इस इशू पे एक दफ़ा मुस्लिम जो सरबराहान है, चले वो नहीं तो उससे थोड़ी निचली सतह पे एक इजलास करके और मिल बैठ के एक लाहे अमल बनाए। जी बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस हवाले से OIC से जो है वो आज राब्ता करेगा और करना भी हमें चाहिए। तो ये तो पूरी, जैसे मैंने अर्ज किया, ये तो किसी जमात का या किसी मुल्क का नहीं है, तो पूरी उम्मत का मसला है। और इसके लिए हम सबको जहाँ जहाँ जिस अंदाज में मौसर बात कर सके वो हमें करनी चाहिए। ठीक है साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी। मैं फिर दोबारा आपकी ये बात चाह रहा हूँ कि आप एकदम पाकिस्तान आज OIC से राब्ता करेगा और कोशिश की जाएगी कि इस मसले के ऊपर OIC का इजलास बुलाया जाए। नहीं देखिए, इसमें जो है इजलास के हवाले से तो चूंकि हम रिक्वेस्ट हम भी डाल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल राब्ते जो हैं इस हवाले से इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक के सुफरा हैं, उनसे भी आज हम मिल रहे हैं, कल भी मिलेंगे। और एक मुत्तफिका लाएअमल भारत में जो कुछ हो रहा है
देखिए, भारत के अंदर पहले तो खाली मुसलमान नहीं, तमाम अक़लियतों के साथ जो कुछ वहाँ हुआ है और हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर भारत की दीदा दिलेरी इस हद तक बढ़ गई कि उनके हुकूमती पार्टी के तर्जुमान ने जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो ये बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि पूरे आलम अरब में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर किसी स्टोर पे, किसी दुकान में अब भारत की कोई चीज पड़ी हो। यानी लाखों करोड़ों रियाल जो है और दिरहम जो है, उसके जो वहां अशिया पड़ी थी, खुद स्टोरों ने निकाल के बाहर फेंक दी। बहुत शुक्रिया ताहिर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे अब बात करेंगे। आसिम साहब से भी बात करनी है और खालिद क़य्यूम साहब से बात करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे रोजनामा 92 का इदारिया नैब और इलेक्शन वीर पर सदारती एतराज़ात, और इस पे हम जनाब आसिम नसीर साहब से बात करेंगे। आसिम साहब, सदर ने फिर वो एतराज़ लगा के वापस भेज दिए। बस बदकिस्मती है कि यहाँ पर मैं ना मानूँ कि जो रिट है ना वो अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रही, और होना तो ये चाहिए था कि सदर पाकिस्तान को जो माजी में उन्होंने किया गवर्नर पंजाब के इशू में और आखिर में आके फिर उसकी मंजूरी एक रोज़ कबल दे दी, क्योंकि वो हो तो जाना था 24वें रोज़। तो अभी भी मामला ये है कि ये असम्बली एक मतलब फिर वापस गई है और दोबारा ये फिर दोबारा वापस आएगी। देखिए, जहाँ पर नैब और इलेक्शन बिल पर जो सदारती इतराज़ात लगाए हैं, इससे अच्छा था कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ असम्बलियों के अंदर होती, असम्बलियों के अंदर असम्बलियों के फोरम पर ये मामले को उठाते, वहाँ पर इस्लाहात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते, अपनी तजावीज़ देते, तो फिर उसका दूरस उसके नताइज मिलने थे। लेकिन अगर इसी तरह वो इस्तेमाल करेंगे सदर पाकिस्तान को, तो देखिए उससे वफाक को ही कमज़ोर वो कर रहे हैं, आप रियासत को कमज़ोर करने की तरफ जा रहे हैं। हो तो जाना है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट में दोबारा आएगा और उसके बाद जो है ये मामला तो ऑटोमेटिकली जो उसका टाइम पीरियड जैसे ख़त्म होगा, ये तो तमाम इस्लाहात जो है कानून का हिस्सा बनती जाएंगी। लेकिन होना यही चाहिए, अभी भी ये चाहिए कि सदर पाकिस्तान को अपने इख्तियारात बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें और अपनी जमात के सबसे बड़े राब्ताकार उन्हें होना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के पास जाएँ, बात करें, बजाय कि वो इधर उधर से फ़ोन करा रहे हैं। कभी कोई कॉल लीक हो जाती है, कभी कहीं से हो जाती है कि जनाब हमें NRO दे दो, हमसे बात कर लो। तो आपके पास तो बड़ा एक अच्छा आपके पास है कि आप सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के हैं, आप दोनों बैठ के जो मामलात हैं उन्हें तय करें। अगर आप इसी तरह चीज़ों को डिले करेंगे, देखें राना साहब, इसके नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं, किसी सियासी जमात को नहीं भुगतने पड़ रहे। आपका जो सियासी सारा धारा है ना वो ख़राब हो रहा है। आपके मुल्क के अंदर जो मुआशी बुरहान है वो इसी वजह से हो रही है कि आपके मामला ठीक ही नहीं हो पा रहे। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, जो FATF का इजलास है वो 13 से 17 जून तक बर्लिन में होगा, और पाकिस्तान की जानिब से हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो जाएंगी, और इत्तलात यही है कि तमाम अहदाफ जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं।
इम्कानात है? FATF से अगर हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए राणा साहब, एक तो ये है कि 16 जून को जो पाकिस्तान के हवाले से अमूर हैं वो FATF के इजलास में आज ज़ेर बहस आएंगे। ठीक है। और इसमें जो हैं वो ज़्यादातर जो एक्शंस हैं जो प्रपोज किए गए थे FATF की तरफ से उन पर पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है। और इस बार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल रोशन हैं और वाज़ेह हैं। और 2022 के जो 34 एक्शन लेने थे पाकिस्तान ने, उनमें से 32 जो हैं वो पाकिस्तान ले चुका है। इसी तरह 2018 के जो 27 एक्शन जो हैं वो प्रपोज किए गए थे, उनमें से 26 जो हैं उन पर पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है। जबकि 2021 के जो 7 एक्शन तजवीज़ किए गए थे FATF की तरफ से, उनमें से भी 6 जो एक्शन हैं उन पर जो है वो अमल दरामद हो चुका है। और बज़ाहिर लगता है कि अब इसमें कोई रुकावट जो है वो नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकलने के। इससे यकीनन अगर पाकिस्तान, देखिए पिछली हुकूमत जो है 4.25 साल तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में नाकाम रही है। और ये था हमारी उस वक्त की सफारतकारी का ये हाल था। और अब मैं समझता हूँ कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के खात्मे से यकीनन बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तान के लिए जो मालियाती मामलात हैं उनमें आसानियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल ठीक है। शफीक साहब, बड़ी एक अच्छी तजवीज़ सामने आई है कि सितंबर तक बाज़ार और मार्केटें जो हैं बाद मगरिब के बंद कर दी जाएँ। बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा हमारी एनर्जी क्राइसिस में, बड़ा अच्छा लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर अमल कराया जाए किसी तरह। बिल्कुल, ये इशू सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि हमें कुदरती रोशनी मुयस्सर है और हमारा क्या रवतीरा क्या कि हम 1 बजे मार्केट खोलते हैं और रात 1 बजे तक बंद करते हैं। इससे पहले भी तजवीज़ आई थी, इसमें तमाम स्टेक होल्डरों को, ख़ास तौर पर ताजरों को और फिर अपने जो आपके मार्केट्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनको इत्मीनान में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमें इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है। अब देखें, हुकूमत ये भी कर रही है कि जो अपना कोरोना में पाबंदियाँ लगी थी वो लगा दें ताकि वर्क फ्राम होम कर दें। उसमें काफ़ी हमारी फ्यूल की बचत हुई थी, बिजली की बचत हुई थी। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब की तजवीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी बेहतर है। और मेरे हर ताजर भी हमारा मुबे वतन है, ट्रेडर्स भी हमारे मुबे वतन है, जो हमारे अपना जो मार्केट्स के ऑनर्स हैं वो भी मुबे वतन है। इस तरह कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में ये है कि पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं है कि रात 1 बजे तक मार्केटें खुलें। अब जिनका हम हवाला देते हैं यूरोप अमेरिका का, वहाँ 8 बजे मार्केटें बंद हुई थी मोस्टली, सिवाय इसके जो शायद ज़रूरी है आपके जनरल स्टोर सी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हमें करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को अपना, क्योंकि ये अपना जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ये एक ट्रेडर और इकॉनमी फ्रेंडली हुकूमत है। तो उनको कन्विंस करें कि भैया आप इस वक्त हमारा साथ दें और मगरिब को बंद कर दें ताकि हम जो डे लाइट है, जैसे ख्वाजा साहब ने तवज्जो दिलाई थी, डे लाइट को मैक्सिमम यूज़ करें। ये बड़ी हमारी नेमत है। यूरोप अमेरिका तो डे लाइट नहीं होती, फिर भी वो अपनी 8 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं। तो इससे मेरा ख्याल है जो एनर्जी क्राइसिस इस वक्त है, 12 घंटे की लोड शेडिंग है, वो ख़त्म कम होगी और एक हमारी मीशत को भी सहारा मिलेगा और जो हुकूमत के मामलात हैं वो भी दुरुस्त समझ चलेगा। लोगों को लोड शेडिंग से और दूसरी एनर्जी क्राइसिस से जान छूटेगी। आसिम, आप समझते हैं कि ये मौका है, इसमें जो लोकल इंतज़ामिया उसका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक इस बात को मेक श्योर करे कि लोड शेडिंग जो है वो इसी तरह ख़त्म हो सकती है कि तमाम बाज़ार वक्त पे खुले, तमाम बाज़ार वक्त पे बंद हो जाए। राना साहब, वक्त की पाबंदी तो वैसे ही हमारे दीन में भी है और इंतज़ामिया से ज़्यादा मैं समझता हूँ अवाम की इस वक्त जिम्मेदारी है। देखिए, मुल्क के अंदर एक एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, आप इतने सख्त फैसले आपकी हुकूमत को करने पड़ रहे हैं कि सब्सिडी जो हुकूमत वक्त देती है वो भी ख़त्म हो गई और आप इस वक्त जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, आपके पास बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। लाहौर जैसे शहर में कल बताया जाता था 7000 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इशू ये है कि अब आवाम को, जो हमारे लोग हैं जो शॉपिंग करने जाते हैं, उन्हें भी खुद देखना चाहिए कि वो भी डिस्करेज करें इवनिंग की शॉपिंग को और जो है मॉर्निंग के अंदर शॉप्स खुलें, मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह जाएं। हम देखें, हम सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के अगर आ रहे हैं तो आपका आते हैं, आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की ने आपको लाइट दी हुई है, आपको उसको कितना फ़ायदा है सुबह के टाइम। तो अगर यही दुकानदार सिर्फ इस मोटिव को ले लें और सिर्फ 3 माह के लिए भी कर लें इसे,
एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर लेंगे यार, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, ताजे तंजीमें साथ आ जाए तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा और तमाम सूबों में अगर ये अमल दरामद होगा तो इसका इंशाल्लाह ताला जो है ना इसके दूर रस इसके नताइज मिलेंगे। राना साहब, मलिया लुधियाना साहब का कॉलम है कॉस्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन, इसमें जिन मौजूद पे हम आज बात करें, हमेशा बात कर रहे हैं कि जो सियासी महाज है उसके में क्या कीमत पे करनी पड़ रही है, इससे उन्होंने तवज्जो दिलाई है। बिल्कुल, देखिए शफीक साहब, जो कास्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन है उसी का तो नतीजा है सॉरी आई एम सॉरी कि आज हम एक बदहाली की जानिब बढ़े हैं। अब अगर हमारी क़यादत काश इन चैलेंजेस को समझती और आपस में सर फटोल करने के बजाय मिलकर इन मसाइल के हल की तरफ जाती तो शायद इस तरह के मामलात, इस तरह के सूरत हाल हमें ना देखनी पड़ती। जो मलिया लोधी साहिबा ने अपने कालम में बात की है, वो कहते हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो अपनी सियासत को लेके चल रहे हैं, उन्होंने अपने वोट बैंक को भी इंटैक्ट रखना है, अपनी सियासत को भी ज़िंदा रखना है। दूसरी जानिब हुकूमत है जो कोशिश कर रही है कि उन्हें किसी तरह दबा दिया जाए ताकि उनका जो ये इतना तेज़ी से वो उसको किसी तरह काबू किया जाए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, सियासत वगैरह सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन शफीक साहब अगर आप इजाज़त दें एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। आइंस्टाइन के मुतालिक, आइंस्टाइन ही थे वो, जब जर्मन में यहूदियों को मारा जाने लगा तो ये फ़रार हो गए। तो एक दिन ये लंदन के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ पे खाना दोस्तों ने मंगाया, तो इन्होंने कहा कि मुझे बॉयल एग चाहिए, बॉयल आलू चाहिए। तो सब ने कहा कि आप क्यों उबले हुए आलू खा रहे हैं? तो उस टाइम जर्मन में शदीद कहत पड़ चुका था और सिर्फ आलू थे जो खाते थे। तो उन्होंने कहा चूंकि मेरी कौम आलू खा रही है तो मैं भी आलू खाऊंगा। अब एक ऐसा शख्स जो अपनी जान बचा के भागा था, लेकिन वो वहां पे भी अपनी कौमियत के साथ खड़ा था। हम कहाँ खड़े हुए, हम बतौर कौम कहाँ खड़े हुए? ये वाला क्या नाम है तजवीज़ है कि जी शाम को आप बंद कर दें, बतौर कौम रिएक्ट करेंगे तो बात बनेगी ना। हम खाली सियासतदानों पे चीज़ें डाल देते, कौम के ऊपर अपनी जिम्मेदारी का कब मुजाहरा करेगी। आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है जी, और बस मैं तो जाते जाते इतना ही कहूँगा कि खाली चीज़ सब तमाम कुछ जो है वो अपने सियासतदानों और कायदीन पे ना डालें, अपनी भी जिम्मेदारी को समझें। अगर ये शाम को मार्केटें टाइम पे बंद हो जाएंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर आप सुबह टाइम से खोल लेंगे। और लोगों का भी लाइफस्टाइल जो है वो बदलना पड़ेगा, तभी तो हम जाके इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। वरना अगर हम ये समझे कि हम रात को 4-4 बजे तक जागें और सुबह देर से उठे और रात तक जो है बाजार चलते रहें और हम क्राइसिस पे काबू पा लें, तो ऐसा नहीं होता। 3500 मेगावाट बिजली बच सकती है हमारी थोड़ी सी एफर्ट से। ख्याल कीजिए, बतौर कौम रिएक्ट कीजिए। खाली तनकीद करना और दूसरों के ऐप तलाश करने से बेहतर है कि हम अपनी इस्लाह करें। अपना ख्याल रखिएगा जी, कल मुलाकात होगी।